हेलो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ही फेमस पोएम स्टॉपिंग वाई बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग को डिटेल में समझाएंगे। इसे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। आपके साथ इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और फैक्ट्स को आपके साथ हम साझा करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टॉपिंग वाई बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है जो 1922 में लिखी गई थी और पहली बार 7 अप्रैल 1923 को प्रकाशित हुई थी। यह कविता फ्रॉस्ट की न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम 1923 से सबसे अधिक मार्मिक गीत है। इस रचना में कल्पना, मानवीकरण और दोहराव मुख्य है। लुइस अंटरमेयर को लिखे एक पत्र में फ्रॉस्ट ने इसे स्मरण के लिए मेरी सर्वश्रेष्ठ बोली कहा। स्टॉपिंग वाई बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज अ पोएम by Robert Frost written in 1922 and first published in March 7, 1923. This poem is Frost's most moving lyric from his New Hampshire volume 1923. Imaginary personification and repetition are prominent in the work. In a letter to Louis Untermeyer, Frost called it my best word for remembrance. यहाँ जो साथियों आप देख पा रहे हैं, यह जो पोएम का जो लाइन दी है, जो इसका टाइटल है, इसका जो हिंदी में मतलब है वो एक बर्फीली शाम को जंगल में रुकना। यह फ्रॉस्ट के लिए, ठीक है, जंगल में रुकना। उस समय उनने अपनी इमेजिनरी एक कविता को कंपोज किया था, उसी के बारे में यह पोएम में पूरा बताया गया है। आप आगे वीडियो में बहुत कुछ समझने वाले हैं, देखिएगा। यह कविता एडवर्ड फिट्जगेराल्ड द्वारा रचित रुबाइयात छंद में एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। कविता एक अकेले सवार के विचार का वर्णन करती है जो जंगल में गिरती बर्फ को देखने के लिए अपनी यात्रा में रात को रुकता है। भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस कविता से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने कविता के अंतिम छंद को अपने हाथ से कॉपी किया और हमेशा अपने पास रखा। स्टॉपिंग वाई बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग फ्रॉस्ट के गीतों में से सबसे शांत गीतों में से एक है। आइए साथियों, अब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझाते हैं। यहां दिया गया है, आप देखिएगा। कह रहे हैं, द पोएम इज रिटन इन एम्बिक टेट्रामीटर इन रुबाइयात स्टैंजा क्रिएटेड बाय एडवर्ड फिट्जगेराल्ड। पोएम डिस्क्राइब्स द thought of a lone reader pausing at night in his travel to watch snow falling in the woods. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was so much inspired by this poem that he copied last stanza of the poem in his own hand and always kept it beside him. Stopping by boats on a snowy evening is one of the most quietly moving of Frost's lyrics. यह वह गीत था जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हृदय को छू लिया। 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु के बाद यह पाया गया कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यालय की मेज पर इस गीत की 4 पंक्तियों वाला एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। It was this lyric which touched the heart of P.T. Jawaharlal Nehru. After his death on 27 May 1964, it was described that on the office table of Jawaharlal
Nehru. There lay a piece of paper bearing the 4 lines of this lyric. साथियों देखिएगा यह जो लाइनें हैं वो कौन सी हैं। ये लाइनें रही हैं, इनको आप समझिएगा। हम बाद में आपको इस लाइनों का मतलब बताएंगे, पहले आप लाइनों को समझ लीजिएगा। 4 लाइन जो थी, कहें द woods are lovely, dark and deep, what I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इन जो 4 लाइनें हैं इनका जो मतलब है, क्या जंगल सुंदर, अंधेरा और गहरा है, लेकिन मुझे कुछ वादे निभाने हैं और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। आइए साथियों अब हम आगे की बात को समझते हैं। कविता सरल है लेकिन इसका अर्थ गहरा है। सरल स्तर पर ऐसा लगता है कि यह कवि की एक साधारण कहानी से अधिक कुछ नहीं है, जो एक शाम जंगल में बर्फबारी देखने के लिए एक देहाती सड़क पर रुकता है। कविता की वास्तविक गहराई इसके प्रतीकात्मक पाठ पर आती है। नींद, अंधेरा और बर्फ मौत का संकेत देते हैं, जंगल मोह का संकेत देते हैं। कवि जंगल को देखता है और उसका आनंद लेता है। जंगल उन वादों के बिल्कुल विपरीत है जिन्हें उसे पूरा करना चाहिए। आइए साथियों अब हम इसकी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में समझते हैं। द पोएम इज सिंपल बट हैज डीप मीनिंग ऑन सिंपल लेवल। इट सीम्स दैट इट इज नो मोर देन अ सिंपल टेल ऑफ द पोएट हु स्टॉप्स one evening along a country road to watch the snowfall in the woods. The real depth of the poem comes on its symbolic reading. Sleep, darkness, and snow suggest death. The woods suggest enchantment. The poets sees the woods and enjoys. The woods are quite opposite to the promises which he must keep. आइए साथियों अब हम आगे की इसकी बात को समझते हैं, यानी यह पोएम में आगे क्या बताया गया है। जंगल एक तरह की गैर जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह तभी सोएगा जब वह अपने वादे पूरे करने में सफल होगा। अजीब आवाजें हमें आकर्षित करती हैं, दोस्ताना आवाजें हमें वापस पुरुषों के पास बुलाती हैं। हमें किस कॉल की जरूरत है? सवाल यह है, यह दुग्ध अनिर्णय है। हम अंततः सोने से पहले मीलों चलना है कहते हुए सो जाते हैं। यह कविता प्रतीकात्मक तकनीक का एक अच्छा उदाहरण है। स्वर ध्वनियों की सांद्रता के कारण यह संगीत और माधुर्य की कविता बन जाती है। द वुड्स प्रेजेंट अ काइंड ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी। ही विल स्लीप ओनली व्हेन ही सक्सीड्स इन कीपिंग हिज प्रॉमिसेस। स्टैंड्स वॉइसेस अट्रैक्ट अस, फ्रेंडली voices call us back to man, to which call should we need is the question. This is the tragic indecision. We finally sleep while murmuring. The miles to go before I sleep, which poem is a good example of the symbolist technique. It becomes a poem of music and melody because of the concentration of vowel sounds. हम कह सकते हैं कि कविता का मुख्य विचार अंतिम छंद में छिपा है, जो बताता है कि हमारा मन विभिन्न प्रलोभनों की ओर आकर्षित हो सकता है, लेकिन यदि हम लक्ष्य प्राप्त होने तक सभी दुखों का त्याग कर दें तो हम सफल हो सकते हैं। I can say that the main idea of the poem is hidden in
last stanza which explain that our mind may be attracted towards various temptations. What if we sacrifice all the comfort till the goal is achieved? कविता में मूल संघर्ष जिसका समाधान अंतिम चौथे छंद में किया गया है, जंगल के प्रति आकर्षण और जंगल के बाहर जिम्मेदारी के खिंचाव के बीच है। द बेसिक conflict in the poem revolved in the last fourth stanza is between an attraction towards the woods and the pull of responsibility or shade of the woods. अंतिम द्वय अमेरिकी कविता में दोहराव के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पंक्ति का इस्तेमाल आसानी से एक बार कर सकते थे, लेकिन इसे दो बार इस्तेमाल करके उन्होंने वाक्य को ही जीवन की रूपक में बदल दिया। द फाइनल कपलेट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन स्टेंसेस ऑफ रिपीटेशन इन अमेरिकन पोएट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट could have easily used this line once, but by using it twice he turns the sentence itself into a metaphor for life. वक्ता थका हुआ है और चाहता है कि वह सो जाए। उसके द्वारा यह दोहराना एक अनिदापन पैदा करने वाला गुण है। शाब्दिक स्तर पर उसे घर लौटने के लिए एक लंबी यात्रा करनी है, लेकिन रूपक स्तर पर अभी बहुत दूर जाना है। जीवन है, नींद मृत्यु है। द स्पीकर इज exhausted and wished he could fall asleep. His repetition, this has a drowsy quality. One the literal level, he has a long trip home, but on the metaphorical level, the miles to go is life and sleep is death. कथावाचक द्वारा अंतिम पंक्तियों को दोहराना भी एक गहरा अर्थ रखता है। वे उस मृत्यु की इच्छा की स्वीकृति है जो कथावाचक ने अपने सामाजिक दायित्व के आगे झुकने से पहले ही की थी। फ्रॉस्ट शायद आत्महत्या के चिंतन और उदात्त सौंदर्य की धारणा के बीच एक संबंध का पता लगा रहे हैं। द नरेटर्स repetition of the final lines also have a darker meaning. They are acknowledgments of a death, which that the narrative previous had before succumbing to his societal obligation. Frost may even be tracing a link between suicidal contemplation and perception of sublime beauty. आइए मित्रों, अब हम इस पोएम की टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आप हर एक लाइन को अच्छे से समझते चलिएगा। आइए साथियों, टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। Whose boats these are, I think I know. His house is in the village top. He will not see me stopping here to watch his boats fill up with snow. ये फोर्थ लाइन है और फर्स्ट स्टेंजा है। इनका मतलब समझिएगा साथियों। क्या मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि ये जंगल किसके हैं।
हालांकि उसका घर गांव में है, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा, उसके जंगल को बर्फ से भरते हुए देखने के लिए। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द woods and frozen lake, the darkest evening of the year। इन लाइनों का जो मतलब है साथियों देखिएगा, कहना चाह रहे हैं मेरे छोटे घोड़े को यह अजीब लग रहा होगा कि जंगल और जमी हुई झील के बीच साल की सबसे अंधेरी शाम में बिना किसी फार्म हाउस के रुकना। He gives his harness wheels a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flag। कहना चाह रहे हैं कि वह अपने हॉर्न्स की घंटियों को हिलाता है यह पूछने के लिए कि क्या कोई गलती है। एकमात्र अन्य ध्वनि हल्की हवा और कोमल परत की आवाज है। नेक्स्ट यानी ये स्टेंजा जो था साथियों, थर्ड स्टेंजा है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ जो लास्ट स्टेंजा यानी फोर्थ स्टेंजा है इसका आप समझिएगा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप वट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ जो लाइनों में कहना चाह रहे हैं कि जंगल सुंदर अंधेरे और गहरे हैं, लेकिन मुझे कुछ वादे निभाने हैं और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। यह साथियों जो स्टेंजा था, यह अपना जो स्टेंजा है यह आप देख पा रहे हैं, यह लास्ट स्टेंजा था, यह फोर्थ स्टेंजा है। यहीं पर हमारी पोएम जो है फिनिश होती है साथियों। आइए साथियों, अब हम इससे रिलेटेड जो PYQ पूछे गए हैं उनको आपको बताते हैं। यह जो कंटेंट था लेक्चर कंटेंट, यह आपके लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा वो आप अब देख पाएंगे। देखिएगा साथियों, जो फर्स्ट यानी इसका PYQ है उसको देखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर अ स्लीप हु हैज रिटन द अबव लाइन्स। यह UPPSC GIC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप देख पा रहे हैं साथियों। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आप बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो अपना B ऑप्शन इतना करेक्ट है। यह आप कंटेंट को अच्छे समझा होगा तो आप डेफिनेटली इसका रिप्लाई दे पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हु अमंग द इंडियन पॉलिटिशियंस वाज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप वट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यह PGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं साथियों। इसका जो करेक्ट जो आंसर है बताइएगा साथियों कौन सा हो सकता है। आप यहां पर जो करेक्ट आंसर इसका हो सकता है साथियों, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। आइए साथियों थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। यहाँ इसका जो C ऑप्शन है वो इज द करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये आप देख पा रहे हैं, यह PGT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए साथियों 4 क्वेश्चंस को हम देखते हैं। द लाइन्स एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। यह आप देख पा रहे हैं PGT 2000
13 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, स्टॉपिंग टू वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। आगे देखिएगा साथ, फिफ्थ क्वेश्चन को देखिएगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर asleep and miles to go before asleep, in which poem of Robert Frost do the above lines occur। इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ जो सी ऑप्शन है साथियों, इसका जो आंसर बिल्कुल जो करेक्ट है वो आप देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, स्टॉपिंग बाई बोट्स। यह बिल्कुल सही है और ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहीं पे साथियों हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। हम आगे किसी नए वीडियो लेक्चर में आपसे नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें और अच्छे से कंटिन्यू तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद साथियों।